इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कीन्स का संपूर्ण आर्थिक मॉडल। कीन्स का संपूर्ण या समष्टिपरक आर्थिक मॉडल क्या कहता है कीन्स इसमें? उसने मुद्रा मार्केट को वस्तु मार्केट से जोड़ा कि दोनों जो मार्केट थे, मुद्रा मार्केट अलग हो गया और वस्तु मार्केट अलग हो गया, तो उसने एक दूसरे के साथ इसको इंटीग्रेटिंग या जोड़ने का काम किया, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये दोनों बाजार काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, डायग्राम द्वारा आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही आपको जहां पर हमें गणितीय अंकों की जरूरत पड़ेगी उसके द्वारा भी आपको कीन्स का जो संपूर्ण आर्थिक मॉडल है एक साथ वह बताया जाएगा। तो थोड़ा पीछे चलते हैं कि कीन्स कब प्रसिद्ध हुआ था कि जब 1936 में उसने अपनी पुस्तक पब्लिश्ड की, प्रकाशित की, और उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये किताब उसने लिखी इंग्लिश में, ओके, जिसे हिंदी में लिखा गया है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इसको हिंदी में इस प्रकार से बुक में लिखा गया है। तो आपको दोनों में याद रखना है, क्योंकि अधिकतर इंग्लिश में ही लिखा रहता है, लेकिन जहां पर हिंदी में लिखा रहेगा रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, इसी ऊपर वाले का ट्रांसलेट होकर नीचे हिंदी में आ गया। तो ये पुस्तक उसने लिखी और जो प्रकाशित हुई, मतलब पुस्तक लिखने में तो टाइम लग गया होगा, लेकिन जब उसने उसको पब्लिश्ड किया, छापा, तो वह आई मार्केट में कब? 1936 में। ठीक है, अब ये पुस्तक उसने क्यों छापी, क्या कारण था कि उसने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी और अपने विचार प्रस्तुत किए? तो उस समय उसके काल में 1929 से लेकर और 1933 तक विश्व में, उस समय विश्व मान लीजिए, क्योंकि भारत तो गुलाम था उस समय, अधिकांश कंट्रियां गुलाम थी, तो जैसे अमेरिका हो गया और यूरोप के जो देश थे उनमें क्या हुआ, महामंदी का दौर चला। क्या दौर चला? महामंदी। अभी महामंदी क्या होती है कि जब आय, उत्पादन और रोजगार सब घट जाता है, माल रहता है, सामान रहता है बाजार में, लेकिन बिकता नहीं है। जब बिकेगा नहीं तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। फैक्ट्रियां बंद होगी तो फैक्ट्रियों में जो लोग काम पे लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, या उनको क्या किया जाएगा, उनको काम से निकाल दिया जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे ही 1929 और 33 में हुआ, जबकि अमेरिका और यूरोप के देश जो कि पूंजीवादी देश कहलाते हैं, उनमें भयंकर महामंदी फैली, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, उसके बाद उत्पादन भी घटने लग गया। तो ऐसी स्थिति में कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, लोगों को काम कैसे दिया जाए, देश का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही थी और उत्पादन घट रहा था। तो उत्पादन को बढ़ाना था, तो उत्पादन जब बढ़ेगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो फिर आय आएगी, फिर आय होगा तो व्यय होगा, फिर व्यय होगा फिर उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो 1929 से लेकर और 33 के बीच जो महामंदी फैली अमेरिका और यूरोप के देशों में, जिससे वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो यहां पर पहले आता था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत, जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं आती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, और यदि आती भी है तो अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा जेबीसे के बाजार नियम पर आधारित था। लेकिन जब 1929 और 33 के बीच जब बेरोजगारी बढ़ने लग गई, उत्पादन घटने लग गया, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई, तो तब जाके जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था उसने काम नहीं किया, जो वर्षों तक काम करता आ रहा था। तब कीन्स ने दिया अपना विचार कि किस प्रकार से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम आय को बढ़ा सकते हैं देश के अंदर। तो महामंदी से उभरने के लिए उसने अपना सिद्धांत दिया, जो कि
रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो उसका जो सिद्धांत है रोजगार का, वह आय उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत कहलाता है। तो रोजगार को कैसे बढ़ाना है, इस पे उसने कई बातें बताई। तो यहां पर हम देख रहे हैं, एक देखते हैं वस्तु बाजार, कि जहां पर उसने क्या कहा कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाती है, वहां पर क्या होता है कि पूर्ण रोजगार का बिंदु निर्धारित होता है। क्योंकि वस्तुओं की मांग की जाती है किसके द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, ठीक है। तो और वस्तुओं की पूर्ति की जाती है उत्पादकों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो गई, तो वहां पर उसने कहा कि यहां पर रोजगार का एक बिंदु होगा, और उस बिंदु को उसने नाम दिया प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड नाम दिया उसने। तो कुल मिलाकर जो ये कीन्स का जो वस्तु मार्केट जिसको हम कह रहे हैं, कि जहां पर उसने आय उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत अपना बताया, ठीक है, कि इस प्रकार से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, ये बातें उसने कही। तो इसके ऊपर हमारा लेक्चर पहले से ही प्ले लिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं, अपलोडेड है ऑलरेडी। और जो वस्तु मार्केट है, क्योंकि वस्तु मार्केट में क्या होता है, वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं, ये तो होता है वस्तु मार्केट में। तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन यहां पर समग्र मांग की बात की गई है, समग्र पूर्ति की बात की गई है, इसको भी हम लेंगे अभी यहां पर। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां पर बराबर होंगी, वहां पर रोजगार का बिंदु निर्धारित होगा। लेकिन उसने कहा इससे भी आगे थोड़ा मांग को और बढ़ाया जाए तो रोजगार के स्तर को और बढ़ा सकते हैं, और वह बिंदु उसके अनुसार होगा प्रभावी मांग का बिंदु। तो इस प्रकार से इसका जो इधर का विचार है, ये मांग पक्ष वाला, इसने कहा कि डिमांड को बढ़ाना है भाई। किसको बढ़ाना है, डिमांड। यदि मांग बढ़ेगी, खरीदार बढ़ेंगे, तो स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन होना, बेचने वाले भी आ जाएंगे। और यदि मांग ही नहीं होगी, वस्तुओं को खरीदने वाले ही नहीं होंगे, तो बेचने वाले भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाना है। ओके, अब थोड़ा सा अब बात आगे करते हैं कि कीन्स का हम दो मॉडल यहां पे एक साथ लेंगे। कि उसने मुद्रा मार्केट में क्या होता है, उसने अपने ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत दे रखा है, ये भी हमने पढ़ा रखा है और चैनल पे अपलोड है, कि किस प्रकार से ब्याज की दर निर्धारित होती है मार्केट में। जब बैंक में जाते हैं तो बैंक का एक रेट होता है कि जिस पर वो ब्याज लेता है, किससे, जो लोन लेता है। कि माना हुआ कोई व्यक्ति लोन लेता है, 5% है कि 6% है कि 7% है, इस प्रकार का बैंक का इंटरेस्ट रेट रहता है। तो वो 5 या 6, 7, 8, 9 कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में उसने बताया, ठीक है जी। और यहां पर जो हम बता रहे हैं उसका पूरा मॉडल आएगा एक साथ, ठीक है। कि निवेश के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ओके, ब्याज की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। निवेश को हम पढ़ा चुके हैं, इसके रोजगार सिद्धांत को हम पढ़ा चुके हैं। तो उन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि यदि वस्तु मार्केट को चलाना है, जहां पर हम रोजगार की बात कर रहे हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाती है, वहां पर रोजगार निर्धारित होता है। लेकिन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें मतलब जो उत्पादक हैं, अरे जो उद्योगपति हैं, उनको पैसा चाहिए भाई। और पैसा कहां से लेंगे, उधार, मुद्रा मार्केट से, बैंक से लेंगे। तो जब पैसा होगा, ठीक है, उधार मिलेगा, तभी तो वस्तुओं का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बैंकों से तो उधार लेती हैं। कहां से उधार लेती हैं, बैंक से लेती हैं। तो इसलिए ये अलग नहीं है और ये अलग नहीं है। जब मुद्रा मार्केट से पैसा मिलेगा तो वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा। अभी किस प्रकार से जुड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे वो होता है क्या, उसका नाम पावर स्टेशन, कि बिजली के एक तार दूसरे तार से तीसरे तार से जुड़ता हुआ चला जाता है और लाइट पास हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम आपको बताएंगे अभी इसी को, कि मुद्रा मार्केट और वस्तु मार्केट को किस प्रकार से उसने जोड़ा, और इसी को कह दिया कि इनका संपूर्ण समष्टि परक आर्थिक मॉडल। अब कुछ बातें यहां पे और भी ध्यान में रखनी है, कि उसका जो सिद्धांत है पूरा टोटली, ठीक है, किसका, जेएम कीन्स का पूरा मॉडल, जहां जहां कीन्स की बातें आती हैं, जहां पर कीन्स का नाम आता है, तो उसका जो विचार है, मतलब जो बातें उसने बताई हैं, वो बताई हैं शॉर्ट रन के लिए, अल्पकालीन विचार है, कि हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है
वह अल्पकाल में प्राप्त करना है, क्योंकि तीसा में अर्थात 1929 से लेकर और 33 तक महामंदी फैली थी। तो इस महामंदी में रोजगार को बढ़ाना है, तो अभी अब बरसों का इंतजार थोड़ी करेंगे, हमें ऐसी नीति अपनानी है, ऐसी पॉलिसी बनानी है कि हम जल्दी से जल्दी रोजगार को बढ़ा सकें। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनका पैसा नहीं है, खाने पीने का जहां बड़ी कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को हमें रोजगार देना है। तो इसलिए अल्पकाल में हमें ये सारे काम करने होंगे। और ये विचार उसने किसको दिए? गवर्नमेंट को दिए, ऐसे नहीं काल्पनिक विचार हैं। इसको बाद में अमेरिका की सरकार ने इसको अप्लाई किया, ठीक है, तब जाके वहां पर जो बेरोजगारी फैल गई थी, उत्पादन का जो स्तर घट गया था, लोगों की इनकम जो बहुत घट गई, उसने धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू किया था। तो पूरा जो विचार है किन्स का, वो कैसा है? अल्पकालीन विचार है। शॉर्ट रन का है कि मैं बहुत जल्दी इस काम को पूरा करना है, ठीक है। अब शॉर्ट रन के बारे में उसने ये नहीं कहा कि शॉर्ट रन अर्थात अल्पकाल 1 साल का होगा, 2 साल का, कि 3 साल का है, ठीक है। यहां पर एक आइडिया है कि अल्पकाल में हमें जल्दी से जल्दी इसको लेना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि आय, उत्पादन और रोजगार निर्भर किस पर करता है या कहां पर निर्धारित होता है? कि जहां पर समर्थ मांग, या जिसको कि प्रभावी मांग भी कहते हैं, जिसको मैं भी कह रहा था, समर्थ मांग या जिसको प्रभावी मांग कहते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड की बात उसने की कि आय, उत्पादन और रोजगार, क्योंकि उसका सिद्धांत आय, उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उसने कहा कि कहां पर निर्धारित होगा रोजगार का एक संतुलित बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? तो उसने कहा कि जहां पर समर्थ मांग या प्रभावी मांग क्या होगी? प्राप्त होगी, वो पॉइंट। वो तो यहां पे लिखा है वाई, वाई फॉर होता है नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय कहां पे निर्धारित होगी? जहां पर समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर होगी, वहां पर क्या होगा? समर्थ मांग या प्रभावी मांग का बिंदु निर्धारित होगा। अभी रेखा चित्र में आएगा, ओके। तो इंग्लिश में लिखा है एडी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ओके जी। एग्रीगेट डिमांड कितनी है भाई? 20 है सप्लाई केजी में। एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 20 केजी है। इससे कितना पैसा मिला? वाई इनकम हो गया, इसको 1000 ले लीजिए, ओके। ये उदाहरण के लिए हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। इसको बेचने से, जिसने इसको बनाया, जो सप्लायर है, उसको कितना पैसा मिला? 1000 रुपए मिला। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। मतलब एक व्यक्ति की बात कर लो, उसके बाद सारे व्यक्तियों को जोड़ लो, तो राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, एक व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पूरी एक कंट्री के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। कि पूरी समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति को लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि देश एक व्यक्ति से नहीं चलता है, देश में जितने लोग रहते हैं उनसे चलता है, ओके। तो यहां पर देखिए, आय, उत्पादन, रोजगार किस पर निर्भर करेगा? समर्थ मांग पर या प्रभावी मांग पर। तो कहीं लिखा है समर्थ मांग, कहीं लिखा है प्रभावी मांग, और इंग्लिश में लिखा है इफेक्टिव डिमांड, ओके। तो इफेक्टिव डिमांड का जो विचार दिया, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? J.M. कीन्स, जॉन मेनाल्ड कीन्स, ओके। दूसरी बात करते हैं मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार में क्या होता है? उसने कहा कि मुद्रा बाजार में ब्याज दर कहां पर निर्धारित हो गई? कि बैंक 5% ले रहा है, 6% ले रहा है, 10% ले रहा है, कि जिस पर या दे रहा है लोन, उधार दे रहा है लोगों को, तो वो कैसे तय कर रहा है? उसके पास कौन सा टूल है भाई, कौन सा औजार है उसके पास मापने का? तो उसने कहा कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहां पर बराबर होगी, वहीं पर संतुलन का बिंदु होगा, ठीक है। और वहीं पर ब्याज निर्धारित हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी? यहां पे देखिए, सूत्र में लिखा है एमडी, अर्थात डिमांड ऑफ मनी, डी थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू एम एस, एस भी थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहां पर बराबर होगी, वहां पर ब्याज की दर निर्धारित होगी। हमारे यहां पे लिखा है आर, आर का मीनिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। अब इसको भी थोड़ा अंकों में समझ लेते हैं इसी को, कि मुद्रा की मांग कितनी हो रही है भाई, कितने लोग को पैसा चाहिए? कि भाई मांग हो रही है 30 की, सप्लाई कितनी है? 30 एक जगह बराबर हो गई किसी बिंदु पर, तो वहां पर ब्याज दर कितनी निर्धारित हुई भाई? ठीक है, हो गई 6%। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम रेखा चित्र पर देखेंगे,
किस पे देखेंगे, रेखा चित्र पर भी देखेंगे। तो मुद्रा बाजार में कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण होता है। ठीक है, जो उसने दिया है ब्याज दर के निर्धारण का सिद्धांत अपना कि कहां पर होगा। ठीक है, अगला आता है निवेश। ये भी उसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज सबको जोड़ना है। ठीक है, ऊपर लिखा है कि मुद्रा मार्केट में क्या आता है, मुद्रा बाजार आ गया। ठीक है जी, और वस्तु बाजार में यही आ गया उसका आय उत्पादन रोजगार वाला। ठीक, निवेश क्या होता है, इसको आई के द्वारा दिखाया जाता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में, निवेश हिंदी में हो गया। ठीक है, कि निवेश उसने कहा कि दो बातों के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति जो निवेश करता है और यदि वो उधार लेता है पैसा बैंक से तो क्या देखता है, वो देखता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। क्या देखता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, जिसको कहते हैं MEC। ठीक है जी, MEC मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो और दूसरा है ब्याज की दर, अर्थात निवेश जो करता है, माना बात मुकेश अंबानी निवेश कर रहा है, बैंकों से उधार ले रहा है, तो क्या देख रहा है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी होगी। ठीक, और ब्याज की दर कितनी होगी जिस पर मुझे बैंक उधार देगा। ठीक है, तो निवेश दो चीजों के ऊपर करता है व्यक्ति, देखकर पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी है और ब्याज की दर कितनी है। ओके, अब यहां पर ये जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ये MEC क्या है, ये क्या है कि ये बतलाती है कि व्यक्ति ने जो पैसा लिया है, माना अब इसी को हम थोड़ा यहां पे माना बात, व्यक्ति ने 10 रुपये क्या किए, लगाए। ठीक है, किसी वस्तु के प्रोडक्शन में 10 रुपये लगाए, तो वो क्या चाहेगा कि ये जो वस्तु है, जो मैंने 10 रुपये जिस पर खर्चा किया है, वह कम से कम 10 रुपये से ऊपर बिके, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यदि वो 15 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होगा, 15 में से 10 रुपये घटा दीजिए, 5 रुपये का बेनिफिट होगा उसको। ठीक है, तो इसमें देखता है वो यहां पे लागत और यहां पे हो गया लाभ। ओके, अब यहां पे पता चला कि जो ये MEC जिसकी बात हम कर रहे हैं, बैंक से उधार तो ले लिया, ठीक है जी, अब 10 रुपये वस्तु की कॉस्ट आई और वस्तु बिक रही है 5 रुपये में, तो यहां पर उसको होगा घाटा। ओके जी, तो फिर वह निवेश को घटा देगा। कौन, मैं नहीं, तुम नहीं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तो वो निवेश कम कर देंगे। निवेश तो इसीलिए कर रहे हैं कि पैसा कमाना है, और जब घाटा होगा तो कौन करेगा, कौन दुकानदारी करेगा, कोई नहीं करेगा, फिर तो धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या बतलाती है, ये बतलाती है कि कितना लाभ होने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज ही फैक्ट्री लगी जी, 10 रुपये कॉस्ट आ गया, ठीक है, लगाने का, और उसने सोचा सीधे से 15 रुपये मुझे बेनिफिट होगा। टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे करके जब उसका माल बिकना शुरू होगा तो उसके बाद बरसों लग जाएंगे, तब धीरे धीरे लाभ मिलेगा उसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही लगाया, आज ही पेड़ लगाया आम का, ठीक है, आज ही बड़ा हो गया और आज ही फल देना उसने शुरू कर दिया। तो जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री को लगाने में समय लग जाता है 1, 2, 3 साल, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, फिर माल बिकेगा, जो फैक्ट्रियां उसने लगाई है उसमें मशीन है, कई दिनों काम करेंगी, ठीक है, जिसपे कॉस्ट आई है, तब उसके बाद जब माल बिकेगा तब देखेगा कि भाई टोटल माल कितना बिका, ठीक, कितनी हमने इस मशीनों की रिपेयरिंग में लगाएगी, तब शुद्ध पैसा कितना बचा, तब देखेगा इस प्रकार से। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता एक प्रकार से क्या है, लाभ की प्रत्याशित दर है, कि व्यक्ति उधार जब ले रहा, निवेश कर रहा है, तो वो लाभ देखता है कि मैं वस्तु पे 10 रुपया लगाया है तो कम से कम ये ऊपर मैंने मान लिया कि 15 रुपये बिक रही है, 10 की है तो 15, 5 रुपये का लाभ होगा, लेकिन वही 10 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बिकेंगी तो घाटा होगा, इसलिए वो निवेश को घटा देगा। ओके जी, इसी में जो MEC और ब्याज की दर को, जैसे ब्याज की दर से ज्यादा कीन्स ने ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना है, इसको माना है पूंजी की सीमांत उत्पादकता या दक्षता। क्यों माना है उसने, देखिए भाई, कि बैंक से उसने उधार लिया 500 रुपये, ठीक है, बैंक से उधार लिया 500 रुपया, किसने, किसी उत्पादक ने निवेश करने के लिए। ओके जी, ठीक है, रेट कितना है, माना बात रेट है 5% का, इस रेट पर उसने लिए,
ओके जी, इस रेट पर उसने लिए, लेकिन उसने 5% पे उसने 500 रुपये उधार लिया, जो सामान उसने बनाया, ठीक है, वो सामान बिका ही नहीं, ठीक है, वो सामान बिका ही नहीं, या जो बिक रहा है वो कितने रेट पे बिक रहा है, वह 500 का, ठीक है, वो 100 में बिक रहा है। अब चाहे उसको लोन सस्ता मिला या कुछ मिला, लेकिन उसको तो फायदा ही नहीं हो रहा है। अब क्योंकि ब्याज की दर कितनी भी कम हो जाए, लेकिन इधर जो एमईसी की बात कर रहा है, जो लाभ हो रहा है, यदि उसका घटता है तो ब्याज दर से कोई लाभ नहीं होने वाला घटने से। लाभ कब होगा कि जब वह 5% अगर कम ब्याज की दर पर लोन ले रहा है, 5%, ठीक है, और इसका 500 रुपये ये वस्तु की कॉस्ट आती है टोटली, ठीक है जी, और यदि वो 1000 रुपये में बिक जाए, ये 500, 1, 2, 3, 4 ऊपर बिकती है, तो तब जाके उसको लाभ होगा। तो इसलिए एमईसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोन बहुत सस्ता मिल जाए, ओके जी, लेकिन आपने जो सामान बनाया और वो बिका ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसकी डिमांड कम होगी तो आपको लाभ नहीं होगा। तो बैंक से जो आपने उधार लिया था उससे जब लाभ ही नहीं होगा तो फिर निवेश घटा दिया जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये बातें आपने एक तरफ से याद रखनी है, और जो पीछे मैंने आपको बताया ये चीजें भी आपने याद रखनी है। मेन जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर वह है कि किन्स का पूरा मॉडल हम यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है, रेखा चित्र के द्वारा कि किस प्रकार से मुद्रा मार्केट को वस्तु मार्केट से जोड़ा, मुद्रा मार्केट को किस प्रकार से उसने क्या किया, जोड़ा। जैसे यहां पे लिखा है इंग्लिश में, इंटीग्रेटिंग मनी मार्केट विद गुड्स मार्केट, कहीं पे पदार्थ मार्केट भी लिखा, पदार्थ बाजार भी लिखा है, तो पदार्थ में वस्तु ही होता है। कीन्स ने किस प्रकार से मुद्रा बाजार, जो मुद्रा मार्केट है या वस्तु बाजार या इसी को पदार्थ बाजार भी कहते हैं, कि किस प्रकार से उसने दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया है, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि एक फिगर पे समझेंगे, एक नहीं बल्कि इसके लिए भी 4 फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला वाला फिगर ये होगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वाला फिगर ये है, 2 नंबर लिखा हुआ है। तीसरा वाला फिगर ये है, 3 नंबर लिखा हुआ है। और चौथा वाला फिगर यहां बनेगा 4 नंबर यहां पर लिखा हुआ है। तो ये चारों जो फिगर हैं एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो जो पहले नंबर का हमने यहां पर भी फिगर बनाना है, अभी तुमने 2 अक्ष लिए हैं, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको आप बना लेंगे क्योंकि ये एमए का सब्जेक्ट है, क्योंकि यह एमए का टॉपिक है, तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कैसे बनते हैं, ये तो हम पहले से ही चला रहे हैं। तो देखिए पहले में हमारा क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे इसका टाइटल रोजगार, और यहां पे लिखा जाएगा राष्ट्रीय आय, या इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। ओके, इस दूसरे वाला जो होगा वाई एक्स पर लिखेंगे हम सी प्लस आई। सी का अर्थ हुआ कंजम्पशन और आई का अर्थ हुआ इन्वेस्टमेंट, तो सी प्लस आई इस पे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली लाइन का टाइटल होगा राष्ट्रीय आय, और यहां पर जो हमारा फिगर बनेगा ये वस्तु बाजार को दिखाएगा, पदार्थ बाजार या गुड्स मार्केट को दिखाएगा, ये दूसरा यहां पे बनेगा। तीसरा हमारा क्या होगा, ये मुद्रा बाजार का होगा, यहाँ पे मुद्रा बाजार को बनाएंगे, यहां नीचे होगा मुद्रा की मात्रा, इसका पूरा टाइटल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा है मुद्रा बाजार का है। इस खड़ी वाली लाइन पे वाई अक्ष पर आप दिखाएंगे ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके जी, ये तीसरा हो गया। और जो फाइनल है इसमें हम इस पड़ी हुई लाइन पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओ लिखते हैं हम, ओ पर होता ओरिजिन, ठीक है। तो एक्स पे हमने ले लिया निवेश, और जो ये वाई अक्ष है इस पे लेंगे हम आर। आर पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिखा हुआ ब्याज की दर लिखेंगे आप, ठीक है। और ऑब्लिक करके एमईसी पूंजी की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4, ओके, ये है। इसी के साथ ये देखिए ये वाला रेखा चित्र हमारा जो होगा, रोजगार को किस प्रकार से कितना रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये दिखाएगा हमारे किसके उत्पादन फलन को दिखाएगा, और यहां पर श्रम बाजार, क्योंकि हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार किसको मिलेगा, श्रमिकों को मिलेगा। तो ये श्रम बाजार को प्रदर्शित करेगा या ये उत्पादन फलन को प्रदर्शित करेगा। 1 नंबर का, 2 नंबर का वस्तु बाजार को, तीसरे नंबर का मुद्रा बाजार को, और चौथा निवेश को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुद्रा बाजार की तरफ, ठीक है, कि मुद्रा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए भाई, पैसा चाहिए, ठीक है।
तो मुद्रा या ब्याज की दर कहां पे निर्धारित होगी? मुद्रा बाजार में। तो पहले ही बताया कि मुद्रा की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती है वहां पर मुद्रा बाजार में ब्याज की दर संतुलित दर से कहते हैं वो निर्धारित होती है। तो कीन्स के अनुसार ही करेंगे हम, ठीक है। तो पहली लाइन देखें हम यहाँ पर इस प्रकार से एक ड्रॉ करेंगे भाई, ठीक है। वर्टिकल लाइन होगी, ये होगी एमएस। एमएस का अर्थ हो गया कि सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। मनी की क्या होगी यहाँ पे? सप्लाई होगी। इस सप्लाई की लाइन खड़ी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एकदम से खड़ी होगी एक लाइन, ओके। अब यहां पे देखिए, ये तो एक पक्ष हुआ मुद्रा की पूर्ति, लेकिन मुद्रा की पूर्ति के साथ मुद्रा की मांग भी आती है। तो जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वहां पर ब्याज की दर निर्धारित होगी। तो रेखा चित्र पे कहां होगी? कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन एक मुद्रा की पूर्ति की है, ठीक है। यहाँ पे हमने एम लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि यहां से एक लाइन ले लीजिए और, ठीक है, इस प्रकार से, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखो जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। ये आ गया पहला संतुलन का बिंदु, ठीक है। और ये हो गया, ये रेखा नीचे जा रही है, इस पे लिख देंगे एमडी, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी, ये वाला अभी एक ही दिखा है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर ब्याज की दर क्या होती है? निर्धारित होती है। इसका मीनिंग होता है कि जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति यहां पर बराबर है, ठीक है जी। तो यहां पर ब्याज की दर होगी सांकेतिक अक्षर में आर, ओके जी। कि मुद्रा की मांग और पूर्ति यहां पर बराबर हो जा रही है, तो यहां पर ब्याज दर निर्धारित होगी आर, ओके जी, ठीक। उसके बाद दूसरा देखना है, ये तो पहला रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि ब्याज दर घटती है, ब्याज का दर कब घटेगी? कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। अब कीन्स के अनुसार ही हमें क्या करना पड़ेगा कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए, अर्थात ये लाइन जो खड़ी है इधर को तरफ, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये हो जाएगी MS1 दूसरी लाइन। अर्थात इधर क्या हो गई, पहले मुद्रा की पूर्ति इतनी थी, अब मुद्रा की पूर्ति इधर बढ़ेगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगला जो यही वाला कर्व इसको यहां पर काट रहा है, बराबर हो रहा है, इसे लिखेंगे E1, ठीक है। और सीधे इसको यहां से यहां मिलाएंगे और ये हो जाएगा R1। देखिए कि जैसे ही मुद्रा की पूर्ति M से M1 के बीच हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर दूसरे का संतुलन बना, अर्थात किसका? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का। तो ये ऊपर से नीचे बना। इसका अर्थ हुआ कि ब्याज की दर घटना। तो ब्याज की दर जैसे ही घटी तो मुद्रा की क्या हो गई, वैसे ही मांग बढ़ गई, संतुलन का बिंदु नीचे आ गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से क्या होता है कि उधार लेना सस्ता हो जाता है। और यही लाइन जो कहलाएगी, इसको LP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LP, लिक्विडिटी प्रीफरेंस, तरलता जाल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वाली लाइन देखिए, ये किस चीज की है? मुद्रा की मांग की है। तो इस प्रकार से बना लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो खंबे खड़े करने, यहां से इधर का तार खींचा, ठीक है, इधर को खींचे। तो कुल मिला के मुद्रा की मात्रा, अर्थात मुद्रा बाजार में ब्याज दर का निर्धारण कहां पे होगा कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी। पहले यहां पर हुई, ये तो पहले रहेगा, फिर आपने एक लाइन और खींची, ठीक है, इधर आ गया। इस प्रकार से इधर से नीचे ब्याज दर घटी और इधर क्या हुआ कि ब्याज दर घटने से अगला पॉइंट संतुलन का निर्धारित हुआ, ठीक है, मुद्रा की मांग और पूर्ति का, और ब्याज दर घट गई। अर्थात जब भी मुद्रा की सप्लाई बढ़ती है भाई, मुद्रा की नहीं, जब भी किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती, पूर्ति बढ़ती है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, उसका रेट गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, ओके। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसको यहां जोड़ना है, ठीक है जी। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहीं से आप क्या करेंगे, यहाँ से डॉट डॉट करिए और सीधे इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ लाइए इसको, ठीक है, किसको? इसको इससे मिलाइए यहाँ, ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया, किसकी सहायता से? इसके रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो ये रह गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन इधर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये लाइन जो है ये निवेश का मांग वक्र होगा।
किसका वक्र होगा? निवेश का मांग वक्र होगा ये, ठीक है जी। और इस पे लिख देंगे, और ये MECV होगा, ठीक है जी। इस पे लिखेंगे MEC, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो ये आरंभिक बिंदु है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, इसको तो रहना ही रहना है। तो यहां पर ब्याज की दर हो गई कितनी, हार ही लिखेंगे। अब देखिए, अब इस दूसरे वाले को यहां से, ठीक है, डॉट डॉट में आप लाइन ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और ये चला जाएगा सीधे यहां, ठीक है जी। दूसरा बिंदु यहां लगाइए। तो यहां पर लिखेंगे R1, क्योंकि ब्याज की दर यहां से नीचे घटेगी, ठीक है, तो यहां से भी ये नीचे घटेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे लिखेंगे I फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट, जब ब्याज की दर कितनी है, इतनी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, O से लेकर I तक है। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर इतना नीचे गिर, डब्बा नीचे आ गया, ठीक है, इसने से क्रॉस, तो इधर की तरह जब मैं एरो कर रहा हूं, यहां से लेकर और यहां तक 1 कर देंगे इसको, ये निवेश की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। क्योंकि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो उधार लेना सस्ता पड़ गया। तो अब क्या होगा, पहले तो इतना ही निवेश की मांग हो रही थी इस R ब्याज की दर पर, माना कि 5% था यहाँ पे ब्याज की दर, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 2% हो गई, लोन लेना क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब जो इन्वेस्टर थे, I फॉर निवेश करता, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्याज की दर जैसे ही घटी 2% हो गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा उधार ले लिया, ठीक है, क्योंकि लोन लेना सस्ता हो गया। जब सस्ता होगा तो ज्यादा निवेश करेंगे। तो यहां से देखा जा रहा है, ठीक है, कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है भाई, ठीक है, तो यहां देखा जा रहा है, पहले में तो ये रहेगा, लेकिन दूसरे में जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा यहां से, तो वैसे ही दूसरे भाग में जो निवेश करता है, पैसा उधार लेने वाले हैं, उन्होंने निवेश को I से बढ़ाकर I1 कर दिया। क्यों किया भाई? क्योंकि ब्याज की दर घटी, ब्याज की दर घटने से उधार लेना क्या हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। अब उनको आशा होती है कि ब्याज दर घट गई है, तो ठीक है, अब हम निवेश कर सकते हैं, ठीक है, हमें लाभ होगा। और यदि ब्याज की दर फिर उल्टा बढ़ेगी, ठीक है, इधर यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है, इधर से ब्याज की दर ये R1 कम से फिर ऊपर चली जाएगी, तो फिर निवेश पीछे होगा, उल्टा भी करेगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ भी होगा, यदि मुद्रा की सप्लाई इतनी है तो यहाँ पर ब्याज की दर कम है, लेकिन जैसे ही मुद्रा की सप्लाई कम होती है, यहाँ पीछे आती है, तो देन ये ऊपर भी चढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा दोनों काम करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से हमने इस दूसरे को बनाया और किस प्रकार से इसका संबंध इससे है। क्योंकि इधर तो हम ब्याज की दर का निर्धारण बता रहे हैं कि कहां पर होगा, ठीक है, मुद्रा मार्केट में। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि ब्याज दर घटने से जो निवेश करने वाले जो निवेशक हैं, आदमी हैं, वो क्या करेंगे। तो जैसे ही ब्याज की दर हमने कहा यहां पर थी पहले R, लेकिन जैसे ये घटी R1 हुई, तो निवेश यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट चुका है, लोन लेना सस्ता हो गया है। आदमी समझ रहा है मैं लोन लूंगा, अर्थव्यवस्था में सबकी बात सोची जा रही है कि सब समझ रहे हैं कि लोन सस्ता हो गया है, तो हम पैसा लगा के कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, हमें फायदा होगा, ठीक है, कोई स्टार्टअप कंपनी लगा के फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है इस समय, ठीक है, निवेशक ऐसा मानकर चलता है। ओके जी, इतनी बात तो हो गई। देखो इसके खंभे के तार हमने यहां जोड़ दिए, ठीक है, कनेक्टिविटी यहां तक तो लाइट पास हो गई। ओके, अब क्या करना है, अब इसको यहां जोड़ना है ऊपर की तरफ। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन सीधे ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं सोचना है, और इस पर लिख देना है इज इक्वल टू, अर्थात y इज इक्वल टू C+S, ठीक है। ये हमारी जो रेखा होगी ये हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई की रेखा भी है, एग्रीगेट सप्लाई की रेखा कहलाती है। सीधे 45 डिग्री की के कोण पर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सीधे ये मान लिया जाता है कि जो हमारी सप्लाई है, ठीक है, पूर्ति है, वो एक ही अनुपात में बढ़ रही है, इसलिए सीधे चली जाएगी 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अब इसके लिए स्केल लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा यहां पर लिख देंगे C+S, C+ होता कंजम्पशन, S प्लस सेविंग, इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो Y अर्थात राष्ट्रीय आय किसका जोड़ होगी, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो हमारी राष्ट्रीय आय बनती है, इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। अब आगे चलकर आप क्या करना है, ये तो सप्लाई की बात कर दी, इसको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो तार यहां भी जोड़ दिया आपने। तो ये 45 डिग्री की रेखा होगी एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन इस रेखा ये
सप्लाई की रेखा है, संपूर्ण सप्लाई की रेखा, संपूर्ण पूर्ति की रेखा है, समग्र पूर्ति की रेखा है, और इसी को हम कहेंगे संपूर्ण उत्पादन की रेखा है। कि पूर्ति किसकी की जा रही है? वस्तु की जा रही है, सेवा की जा रही है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसके तार ऊपर जोड़ते हैं। ठीक है जी, इसको ठीक है ऊपर ले जाइए। ठीक है, इसको मैं अभी केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको डॉट डॉट में कर दिया है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इसका क्या असर पड़ेगा, आपने क्या करना है? अब कि इसको निवेश पहले कहां पे आएगा, क्योंकि अभी ब्याज की दर ज्यादा है। ठीक है, तो ब्याज की दर को हमने अब ऊपर देखना है। एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग की रेखा खींचनी है, जिस पर सबसे ज्यादा जोर केंद्र कर रहा है। हमें मांग बढ़ानी है। मांग में क्या आएगा? समग्र मांग, है समग्र व्यय भी कहते हैं, जिस पे आदमी ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगा। ठीक है, वस्तुओं को खरीदने पर, मांग में वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, और पैसा खर्च करता है, इसलिए व्यय होता है। तो समस्त मांग को समस्त व्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या करना है, यहां से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है जी, यहां से एक लाइन खींच दीजिए यूं करके, और इस प्रकार से। ठीक, इस पे लिख दीजिए C प्लस आई। ये C प्लस आई क्या है? C प्लस आई यहां भी लिखा हुआ है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ठीक है, जब क्या है कि ब्याज की दर आ रहा है, उस समय निवेश को बदला रहा है इतना है। इसने हमने इसको यहां से जोड़ दिया, इसका कनेक्शन पास कर दिया। ठीक है, ग्रिड पे। ओके, तो ये पहला संतुलन का बिंदु होगा, जहां पर कि एग्रीगेट सप्लाई, इसी को हम लिख लेते हैं कि जो रेखा है ये एग्रीगेट डिमांड की रेखा। ठीक है, इसको इसको 0 कर लेते हैं, पहले वाला है। तो एग्रीगेट सप्लाई की रेखा और एग्रीगेट डिमांड की रेखा, एक दोनों को जहां पर काटती है, वहां पर संतुलन का बिंदु निर्धारित होता है। तो यहां पर संतुलन का बिंदु लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई लिखेंगे। ओके, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ओके, अब क्या होता है कि जैसे ही ये निवेश इधर बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से, तो इसमें हमारा क्या होगा? अभी हमने आई जोड़ा, सी के साथ कंजम्पशन तो रहेगा ही, अब आई के साथ अभी आई जोड़ा केवल। तो जैसे ही निवेश बढ़ेगा, तो ऐसे ही क्या होगा कि हमारा जो ये दोनों चीजें हैं ये बढ़ जाएंगी। माना बात, दोनों पहले है 10, ठीक है, डिमांड है 10 kg की। अब जैसे ही क्या उसका नाम निवेश बढ़ा, तो इसका डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ खिसकेगा। माना बात 10 की जगह 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसी पे देख लेते हैं हम ये जा कहां रहा है। हम इसको यहां ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, आई को दिखाने के लिए वाई लिखते हैं। नेशनल इनकम किससे दर्शाते हैं? हम वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, और जब बढ़ेगी और तो इसको y1 लिखेंगे, बताते हैं। एक रेखा आपने अब ऊपर की तरफ खींचनी है, क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि निवेश बढ़ चुका है, तो निवेश बढ़ने से जो समग्र मांग है, ये रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, परिवर्तन होगा। तो हमें एक नई लाइन और खींचनी है जो इसको यहाँ पे टच करे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, और ये चली गई। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या है? C प्लस आई 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना था तो इतना होगा। ठीक है, तो जब इतना ये रह गया, तो इतना आगे ये बढ़ गया, तो ये बढ़ गया। ठीक है, और अगला इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, इसे कहेंगे E1। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? E1। और ये हो जाएगा, ये भी एग्रीगेट डिमांड ही है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 1 हो गया। ये समग्र मांग की रेखा है। तो देखिए, जहां पर ये वाली रेखा समग्र पूर्ति की रेखा और समग्र मांग की रेखा जहां एक दूसरे को काटने का काम करती हैं, ठीक है, रेखा चित्र पर इंटरसेक्ट करती हैं, बराबर होती हैं, वहां पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। देखिए, यहां पर राष्ट्रीय आय थी कितने, यहां से लेकर इतनी। ठीक, लेकिन जैसे ही यहां निवेश क्या हुआ, ब्याज की दर घटने से निवेश बढ़ा, तो इसी पर इसका असर क्या पड़ा कि ये जो लाइन थी C प्लस आई, ये C प्लस आई 1 में ऊपर की तरफ शिफ्ट करनी है, खींचना है, इसको ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, इतना ये ऊपर इसमें चेंजमेंट हुआ, तो इतनी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई, राष्ट्रीय आय बढ़ गई। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है कि यहां पर किसका निर्धारण हो रहा है? राष्ट्रीय आय का। यहां पर कम स्तर है, ठीक है, और यहां पर राष्ट्रीय आय का ज्यादा स्तर है। माना बात, यहां पर राष्ट्रीय आय है 10 रुपये, तो यहां पर राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ गई? 15 रुपया बढ़ गई।
लेकिन इसका संबंध यहां से है, ठीक है, कि मतलब यहां से गया कनेक्शन, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो यही वाला जो हमारा रेखा चित्र है, यहां पर हम कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है, ठीक है, इसमें यहीं पर बात खत्म हो जाती है कि कहां पर रोजगार निर्धारित होगा। तो उसके अनुसार जो रोजगार का निर्धारण यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यह नीचे का बिंदु है, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं कि डिमांड को और बढ़ाने की गुंजाइश है, तो डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो यहां पर संतुलन का बिंदु निर्धारित होगा, ठीक है। और इसे ही कहा उसने इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। क्या बोला उसने इसको? प्रभावी मांग। तो कुल मिला के प्रभावी मांग का बिंदु कीन्स के रोजगार का संतुलन बिंदु है, ठीक है। पहला वाला नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 नहीं, ई नहीं, बल्कि E1 होगा। तो इतनी बात तो साफ हो गई, ठीक है। तो ये रोजगार वाले को आप देख सकते हैं, ये वाला रेखा चित्र बना सकते हैं, ये वाला मॉडल। वैसे मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है और उसको हमने दूसरे तरीके से भी बताया है, ठीक है जी। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, अब इधर का हमने, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय, तो इतनी बात हो गई भाई, क्या उसका नाम राष्ट्रीय आय आ रही है, लेकिन इसमें काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहे हैं भाई काम। काम कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है। जो रोजगार की बात तो आ गई। अब रोजगार, इधर की बात है कि रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। यहां पर रोजगार कितना निर्धारित होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहां पर कितना निर्धारित होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे रोजगार को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, इसी को ले लेते हैं सीधे, यहां से ले लीजिए और यहां पे स्केल लगाइए। नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलता है तो ठीक है। तो आप क्या करिए, इस प्रकार का एक भी डब्बा बना सकते हैं आप, ठीक है, ओके। अब एक इससे मिला दीजिए, ठीक है, इसी पर दूरी पे ऊपर हाइट लेते हुए इसकी ठीक सीध में लाइए। यदि मेरे से नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो स्केल होगी। और ये हो गया, ठीक है जी, और ये हमारा दूसरा डब्बा बन गया, ठीक है। अब देखिए, पहले वाले से हमने इसको देखना है कि पहले वाले पर क्या असर है, यहां देखिए, ठीक, कि पहले वाले को हम यदि मान ले, यहां नहीं ले जा रहा हूं मैं, तो पहले वाले पे देखिए, हम इस वाले अक्षर एन से दिखाएंगे रोजगार को, ठीक है। तो जब रोजगार होगा तो यहां पर हमें कितनी इनकम प्राप्त होगी, इसको वाई लिखेंगे, ठीक है जी। तो जब इतना, ठीक है, इतने से इतने को जोड़ा, ठीक, जहां पर इन दोनों का संतुलन हुआ, तो यहां पर रोजगार मिल रहा है ओ से लेकर एन व्यक्तियों को, और उससे जो आय कमाई जा रही है वो है ओ वाई, या इतना यहां से लेकर उत्पादन होगा राष्ट्रीय आय, अर्थात जितना उत्पादन हुआ उसको बेच दो तो वो जो पैसा आएगा वो राष्ट्रीय आय बन जाती है, ठीक है। इसी को हम जीडीपी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, हमने यहां से मिला दिया, ओके। अब देखिए कि जैसे ही ये जो C प्लस आई है और इस C प्लस आई की रेखा ऊपर गई, तो एक पॉइंट यहां ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां पर कम लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक, और यहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो हमारा मानाबाद इधर से गया ये, ठीक है। अब आगे नहीं मिला रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इन एक और दो को हम यहां से मिलाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारा Q हो गया। इसे बोलेंगे हम उत्पादन फलन। क्या बोलेंगे इसको? उत्पादन फलन। यहां पे मेरा यहां लिखा हुआ है, इसलिए आप यहां पे लिख लेना, यहां पे अलग से जाके उत्पादन फलन। तो ये क्या बता रहा है कि यहां पर रोजगार कम है, ठीक है जी। और जैसे ही क्या हुआ, इधर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रोजगार इधर से एन से, इस पे लिखेंगे एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट यहां से बढ़कर इतना हो गया। तो आई भी क्या होगी, वाई से बढ़कर Y1 हो जाएगी, ओके जी। तो इस प्रकार से देखें कि जैसे ही हमारा इधर का असर, इधर का पहला पॉइंट ये है कि इतना लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये इतना क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, या इतनी इनसे राष्ट्रीय बन रही है। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, ठीक है, C प्लस आई ऊपर की ओर गया, तो उससे क्या हुआ, और लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहां मांग बढ़ रही है। तो मांग को पूरा करने के लिए वस्तुएं और क्या करनी पड़ेंगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ज्यादा वस्तुएं उत्पादित करनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार, ठीक है। तो इधर की कनेक्टिविटी इधर आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, इतना ये ऊपर गया तो रोजगार यहां मिल गया, तो यहां पर रोजगार क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, रोजगार पूर्ण हो गया यहां पर। तो इस प्रकार से
ये जो चार रेखा चित्र बनाए हमने कि इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा जो टूल होता है, हथियार होता है, वह डायग्राम ही होता है, डायग्राम ही होता है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा जो बाजार है, ठीक है, वह वस्तु बाजार को प्रभावित करता है, अर्थात अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से एक साथ एक मिलकर काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ओके, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। टॉपिक था कि किन्स का संपूर्ण समष्टिपरक आर्थिक मॉडल, ठीक है, जिसमें उसने क्या किया कि पहले तो उसने हर चीज को इधर को अलग बताया, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, लेकिन बाद में पूरा को जोड़ दिया कि मुद्रा मार्केट को वस्तु मार्केट से उसने जोड़ने का काम किया। और कैसे किया, ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं।